आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। अहमदाबाद तैयारा हादसे की जगह पहुंचकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे के बारे में ली जानकारी। सिविल अस्पताल में जख्मियों से की मुलाकात। तैयारा हादसे में जिंदा बच जाने वाले वाहिद मुसाफिर विश्वास कुमार की भी की इयादत। अहमदाबाद में तबाही का मंजर देखकर अफसरदा हुए वज़ीर आज़म। खौफनाक हादसे में अपने प्यारों को खोने वाली से किया ताज़ियत का इजहार। हवाई अड्डे पर वज़रा और हुक्काम के साथ की जायजा मीटिंग। वज़ीर आज़म मोदी ने गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला विजय रूपानी के अहल खाना से मुलाकात करके किया ताज़ियत का इजहार। गुजरात की तरक्की में उनके ताउन को किया याद। कहा उन्होंने हर किरदार में खुद को किया था मुमताज़। मगरबी एशिया में एक बार फिर कशीदा हुई सूरत हाल। इसराइली फ़ौज ने ईरान के फ़ौजी और जौहरी अड्डों पर किया हमला। हमले में ईरान के कई आला फ़ौजी कमांडर हलाक। ईरान ने भी इसराइल पर 100 से ज़ायद ड्रोन के फायर। शुमाली भारत में शदीद गर्मी का कहर जारी। दिल्ली से राजस्थान तक लोगों का बुरा हाल। दिल्ली के लिए आज ऑरेंज अलर्ट, जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लू के लिए रेड अलर्ट। अहम सुर्खियों के बाद खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद तैयारा हादसे वाली जगह का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल का भी दौरा किया और हादसे में जिंदा बच जाने वाले वाहिद मुसाफिर से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने हादसे में ज़ख्मी होने वाले दीगर अफराद की हालत भी दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत भी की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को अहमदाबाद तैयारा हादसे के मकाम पर पहुंचकर ज़मीनी सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल की और वहां का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने आला हुक्काम से इस वाक़े के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और मरकजी शहरी हवाबाजी के वज़ीर राम मोहन नायडू भी आला हुक्काम के साथ वहां पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने तैयारे के मलबे से तबाह होने वाले हॉस्टल की इमारत का भी मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने जहाज से जिंदा बच जाने वाले वाहिद मुसाफिर विश्व कुमार की सेहत के बारे में भी दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म उनसे मिलने अहमदाबाद सिविल अस्पताल भी गए। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। वज़ीर आज़म ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में दीगर जख्मियों से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की। हादसे में जख्मी अफराद अहमदाबाद सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और बेशतर जख्मियों की हालत अब खतरे से बाहर है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मन में बहुत अच्छा लगा। हमको मिल के गए, हमारी चिंता बहुत करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद। मैं जब 50 मिनट दूर था, जब पहले बड़ा सा धमाका हुआ और जो विमान का जो पेट्रोल होता है वो अग्नि मेरे सामने आई। मैं बाहर वहाँ पे रोड पे था, वहाँ पे रहता हूँ, तो क्या आवाज़ आया, धमाका हुआ ना, आवाज़ आया, आजू बाजू की पब्लिक बाहर निकली और चिल्लाने लगी और दौड़म दौड़ करने लगी थी। फिर मैंने विंडोज से बाहर देखा तो ऐसे एकदम बिल्डिंग गिरती हुई दिखी, तो मुझे पहले लगा अर्थक्वेक है, तो फिर बाद में ऊपर हमारे सूटकेस फटे तो हमें पता चला। अस्पताल में उन्हें बेहतर इलाज से मुताल्लिक तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लोगों को इमीडिएटली सारवार दी गई और मैं कहूँगा कि ये लोग अभी जो आज है, कल जब दाखिल हुए थे उससे लेकर आज बेटर भी है, इम्प्रूव हो रहे हैं एंड दे आर प्रॉबेबली। एक पेशेंट हमारा अभी आईसीयू में है और बाकी के पेशेंट 6 पेशेंट बर्न्स वार्ड में है जिनको थोड़ा बहुत बर्न्स है, उसमें एक पेशेंट को ज़्यादा बर्न्स है। इस दोनों को छोड़ने के बाद बाकी सारे आउट ऑफ डेंजर है। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर इस हादसे से मुतालिक एक जायजा मीटिंग भी की गई। इस इजलास में वज़रा और आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने इस अलमनाक हादसे के मुतासरीन से इजहार ताज़ियत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।
हादसे और हालात के बारे में मुकम्मल मालूमात लेने के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने एक्स पर लिखा, आज अहमदाबाद में जाए हादसा का दौरा किया। तबाही का मंजर अफसोसनाक है। वाक़े के बाद अंत तक मेहनत करने वाले एहलकारों और टीमों से मुलाकात की। हमारी ताज़ियत उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस नाकाबिले तसव्वुर सानिया में अपने प्यारों को खो दिया है। गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला विजय भाई रूपानी अहमदाबाद तैयारा हादसे में हलाक हो गए। गम की इस घड़ी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विजय भाई रूपानी के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने विजय भाई रूपानी की मौत को तसव्वुर से बाहर करार दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हमने इस मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने एयर इंडिया तैयारा हादसे पर गम का इजहार किया है और कहा कि अहमदाबाद में तैयारे के हादसे से पूरा मुल्क गमज़दा और सदमे में है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उससे सारा देश दुखी है, सब है। इस दुखी घड़ी में सारा देश मृतकों के परिवार के साथ खड़ा है। घायल लोग जल्दी ठीक हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक घटना अत्यंत दुखी भी कर दी, व्यथित भी कर दी और इस घटना ने पूरे देश ने पूरे विश्व के कई देशों के लोगों को व्यथित किया है, दुखी किया है। हम सब लोगों के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। गुजरात ATS ने अहमदाबाद में हौलनाक तैयारा हादसे में एक अहम सबूत बरामद किया है। टीम ने जाए हादसा से तैयारे का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर DVR बरामद कर लिया है। ये DVR तैयारा हादसे की वजूहात जानने में अहम किरदार अदा करेगा। DVR बोइंग 787 ड्रीमलाइनर तैयारे के मलबे में से मिला था। कभी कभी लोग ट्रैफिक या कई दीगर वजूहात की वजह से वक्त पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाते हैं और फ्लाइट मिस होने के बाद लोगों को परेशान होना फितरी होता है। लेकिन अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचने में 10 मिनट की ताख़ीर भूमि चौहान के लिए नेमत साबित हुई। भूमि को कल एयर इंडिया की फ़्लाइट से अहमदाबाद से लंदन जाना था। भूमि ने कहा कि जब उन्हें मालूम हुआ कि फ़्लाइट क्रैश हो गई तो वो पूरी तरह से सकते में आ गई। अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम। दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। अहमदाबाद में एयर इंडिया तैयारा हादसे में हलाक होने वाले मुसाफिरों की शिनाख्त के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल में DNA के नमूने लेने का काम जारी है। अहमदाबाद तैयारा हादसे के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो एक इमारत में लगी आग का है जिसे अहमदाबाद में तैयारा हादसे से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। PIB फैक्ट चेक ने इस वीडियो को जाली करार दिया है। दरअसल ये वीडियो दिल्ली के द्वारका में एक इमारत में लगी आग का है। PIB फैक्ट चेक ने ऐसी अफवाहों से बचने का मशवरा दिया। अहमदाबाद तैयारा हादसे के बारे में एयर इंडिया की मिल्कियत वाली कंपनी टाटा ग्रुप ने महलूकीन घर वालों के 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। टाटा ग्रुप की तरफ से जारी एक बयान में टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने कहा है कि टाटा ग्रुप इस हादसे में ज़ख्मी होने वाले तमाम लोगों के इलाज का खर्च भी बर्दाश्त करेगा। ये भी यकीनी बनाया जाएगा कि उन्हें ज़रूरी देखभाल और मदद मिले। टाटा ग्रुप के बयान में मज़ीद कहा गया है कि इसके अलावा टाटा ग्रुप BJ मेडिकल हॉस्टल की तामीर में मदद फराहम करेगा। अहमदाबाद तैयारा हादसे के बाद बोइंग के CEO कैली ऑरेंजबर्ग ने कहा है कि हम एयर इंडिया फ़्लाइट 171 में सवार मुसाफिर और अमले के अरकान के प्यारों के साथ साथ अहमदाबाद में मुतासिर हुए तमाम लोगों के लिए अपनी ताज़ियत का इजहार करते हैं। उन्होंने एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन से भी बात की और मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि बोइंग भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की क़यादत में होने वाली तहक़ीक़ात में ताउन करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
और अहमदाबाद में हवाई जहाज हादसे के बारे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुजरात के सदर डॉक्टर महबूल शाह ने कहा है कि 100 से ज़्यादा डॉक्टर फौरी तौर पर अस्पताल के अहाते में पहुंचे और इमदादी कामों में हुकूमत की मदद की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम इस सानहे में मिलकर काम कर रहे हैं। ये एक अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन हम पूरी हसासियत और लगन के साथ राहत और बचाव के कामों में मसरूफ़ हैं। We have kept all the doctors ready, and we have received the message that you require more of the orthopedic surgeon, anesthesiologists, critical doctors, and plastic surgeons. So we have targeted all the specialist doctors, and all the more than 100 doctors reached to the civil hospital campus to take care and to support the government, all the officials, authorities, and we are in hand to hand and with the shoulder to shoulder, all the movements with the government authorities to save the remaining those patients who are coming from the hostels building. और आइए अब रुख करते हैं कुछ दीगर खबरों का। एम्स कॉन्क्लेव महाराष्ट्र के एम्स नागपुर में शुरू हुआ, जिसमें वजीर सेहत जेपी नड्डा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में मुल्क भर के एम्स इदारों के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए ताकि तिब्बी तालीम, अस्पताल की खिदमात, तहकीक और तजुर्बात का तबादला किया जा सके। प्रोग्राम से वर्चुअली खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने इदारा जाती ताउन, सेहत की देखभाल में डिजिटल तब्दीली को फ़रोग़ देने के लिए कॉन्क्लेव को अहम करार दिया। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि एम्स नागपुर ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है। Each All India Institute of Medical Sciences, established as an institute of national importance, integrates advanced clinical care, high quality medical education, and research and excellence. Every AIIMS serves as a center of healthcare innovation and learning, delivering equitable, affordable, and evidence-based healthcare services. I am happy that AIIMS Nagpur has taken a lead and is organizing the first conclave on best practices today. दिल्ली एनसीआर समेत शुमाल मगरबी भारत इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है, लेकिन आज रात से मौसम में तब्दीली आने के भी आसार हैं, जिसके बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज शदीद गर्मी और गर्द गुबार के तूफ़ान के साथ बारिश का भी इम्कान है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने आज के लिए खुसूसी वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। ताहम आज गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा से चलने का इम्कान है। इसके अलावा बारिश की वजह से दर्जा हरारत में भी मामूली कमी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने आज गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से दर्जा हरारत कम होना शुरू हो सकता है। 14 जून को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 28 डिग्री से रह सकता है। बारिश के इम्कान के बावजूद कल के लिए कोई वार्निंग जारी नहीं की गई है। और आज दिल्ली के साथ साथ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में आज भी गर्मी की लहर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में गर्मी की लहर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। महकमा मौसमियात ने लोगों को मशवरा दिया है कि वे दोपहर के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें, ज़्यादा पानी पिएं और गर्मी की लहर से ख़ुद को बचाने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ख़ासतौर पर बूढ़ों, बच्चों और बीमारों को मोहतात रहने की ख़ास ज़रूरत है। बारिश की अगर बात करें तो कोंकण, गोवा, कर्नाटक में बहुत तेज़ बारिश की वार्निंग दी गई है। इन रियासतों में कई मकामात पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तमिलनाडु, केरला, शुमाली अंदरूनी कर्नाटक और वस्ती महाराष्ट्र के लिए बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में गरज चमक के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी है। आईएमडी के सरबराह डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने डीडी न्यूज़ से दिल्ली के मौसमी हालात के बारे में बातचीत की। इस वक्त मौजूद है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, डीजी आईएमडी से। गर्मी बहुत है, 45 डिग्री का तापमान छू चुके हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आज भी रेड अलर्ट है तो मतलब लोगों को कितना और सहना पड़ेगा? पास्ट 3 डेज में कंटिन्यूसली टेम्परेचर हाई चल रहा है और हीट वेव कंडीशंस भी है। दिल्ली और एनसीआर रीजन में नहीं, पूरी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव कंडीशन चल रहा है
और हमारी उम्मीद है कि अगले 3 दिन तक ऐसे हीट वेव या सीवियर हीट वेव कंडीशन जारी रहेगा उत्तर पश्चिम भारत में और दिल्ली में भी। इसके लिए हम सभी लोगों को यही प्रेरित कर रहे हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप सुनिए और अकॉर्डिंगली आप जो हीट एक्शन प्लान के हिसाब से जो गवर्नमेंट बोल रहे हैं आपको इसका पदक्षेप लीजिए। रेड अलर्ट है, कल भी था, आज भी है, कल भी होने की उम्मीद है। ये वो जो पूरी जगह है यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी और खासतौर से जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा हो रही है, वो क्यों है? जी, हम जो रेड अलर्ट दिए हैं ये सिर्फ डे टेम्परेचर की बात नहीं, नाइट टेम्परेचर भी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है और इसके साथ जो परसिस्टेंस है, अगले 3 दिन 3 दिन हाई टेम्परेचर चल रहा है और अगले 3 दिन में हाई टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है। ये परसिस्टेंस की वजह से हमारा जो बॉडी है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसके लिए भी कंडीशन है। और इसके साथ साथ जो एजेड पर्सन है, जो ओल्ड पर्सन है, जो चिल्ड्रन है, वो मोस्ट वल्नरेबल है। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर वजह से बढ़ने से जो लोअर ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन है उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है और इसका साइड इफेक्ट यही होता है जिसका पल्मोनरी डिजीजेस है, सांस जैसे डिजीजेस है ना, इसको ज्यादा खतरा हो जाता है। अच्छा, मानसून के लिए हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मानसून ने फिर से थोड़ी सी तेजी पकड़ी है, क्या स्टेटस है इस वक्त? और दिल्ली दूर है हमें पता है, लेकिन क्या 27 तारीख का डेट हम लोग निभा पाएंगे दिल्ली के साथ? दिल्ली की पे हमें तो कोई पूर्वानुमान भी जारी नहीं किया है और जैसे आपने बताया पास्ट 24 आवर्स से मानसून एक्टिव हुआ है साउथ पेनिनसुलर में। हैवी टू एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल हुआ है वेस्ट कोस्ट में, स्पेशली कर्नाटक कोस्ट, केरला कोस्ट वगैरह में और हमारा उम्मीद है कि ये एक्टिव कंडीशन अभी जारी रहेगा और धीरे धीरे मानसून सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया की तरफ भी बढ़ेगा। अपने वर्कशॉप किया जहाँ पे स्ट्रीट हॉकर्स और लोगों को, जो नीचे तबके लोगों उनको लेके आए कि उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो क्या आप लोग उनको भी कलर कोडेड वार्निंग देते हैं जैसे वो लोग हॉकर्स है कि यहाँ पे दिक्कत ना हो, और जो लोग वहाँ पे खरीदने भी जा रहे हैं उनके लिए भी सुविधा हो? हमारा जो एसोसिएशन है, वर्कर्स एसोसिएशन है, रिक्शा प्लस एसोसिएशन है, स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन है, डोमेस्टिक वर्कर्स एसोसिएशन है, सभी को लेकर ग्रीन पीस के साथ एक अनोखा पदक्षेप लिए हैं कि हम सब्जी मंडी में और डिफरेंट एरिया में लगा रहे हैं, बोर्ड्स लगा रहे हैं, फिजिकल बोर्ड्स, जहां ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर का होता है वहाँ क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए वो लिखा जाता है और तापमान कितना है लिखा जाता है। ये थे डॉक्टर महापात्रा, बताए थे पसीना छूट रहा है, गर्मी बढ़ रही है और जिस तरीके से उन्होंने कहा रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया, घर पे रहें, पानी पीते रहें, सुरक्षित रहें। क्या बस विकी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और बात करते हैं मेघालय कत्ल केस की। मेघालय में राजा रघुवंशी कत्ल केस के मुलजिम से पुलिस रिमांड के अख्तिताम तक जारी रहेगी पूछताछ। ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट एसपी विवेक संयम ने बताया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद रिमांड भी तलब किया जाएगा। तफ्तीश मुकम्मल होने और हतमी बयान कलमबंद होने के बाद क्राइम सीन को दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा। Interrogation is going on till 8 day of police remand, and if we require more remand, we will be accordingly taking. Once the interrogation and the statement recording is finalized, and the statements are finalized, then we will do the reconstruction of the crime scene. आगे बढ़ेंगे अगले खबर की तरफ। माही परवरी और मवेशी परवरी के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ने मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत इंदौर में मुनक्किद इनलैंड फिशरीज एक्वाकल्चर कॉन्फ्रेंस 2025 में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्रोग्राम से खिताब किया। राजीव रंजन ने कहा कि मछली की पैदावार में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। गुज़िश्ता 10 बरस में मछली की पैदावार में 134% इजाफा हुआ है और माहीगिरी के शोबे में 103% बढ़ोतरी आई है। इसमें अंदरूनी मुल्क माहीगिरी का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। आज की तारीख में जो पूरे हम दुनिया में, विश्व में हम मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर हैं, हमारा देश है, और उसमें 70% जो सहयोग है वो अंतर्देशीय राज्यों का सहयोग है। लगभग 137% का ग्रोथ हुआ है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के कारण। उनके जो इनिशिएटिव लिए गए मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसका कारण है। लेकिन आज भी हम लोग ये मानते हैं कि जो अंतर्देशीय राज्य हैं उसमें मछली के उत्पादन को और बढ़ाने के अपार संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं को तलाशने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ जो अंतर्देशीय राज्य हैं उनके मंत्रियों के साथ, राज्य सरकारों के साथ चर्चा की है। त्रिपुरा के वज़ीर आला मानिक साहा ने बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं खुद बंगाली हूँ, इसलिए सदमे में हूँ। ये काम करने वाले भी बंगाली ही थे। बांग्लादेश हुकूमत में इसमें मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करे।
नेशनल प्रॉपर्टी विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का वहाँ पर बहुत सारे किताब भी उन्होंने लिखा, नॉवेल भी लिखे हैं, और वहाँ जाके जिस तरह तोड़फोड़ किया है, ये सचमुच ये होना नहीं चाहिए। मैं बंगाली होके मैं तो खुद ही हैरान हो गया, और जो लोग किया है वो भी बंगाली है। और इंडिया का जो नेशनल एंथम है, जिन्होंने क्रिएट किया, उनको ऊपर आप ऐसा कर रहे हो, ये गलत बात है। मैं अभी जो गवर्नमेंट है वहाँ, इनको मैं कहना चाहता हूँ, जो इसमें शामिल है उन लोगों को दे शुड बुक देम, और जो कानून जो चाहिए उस कानून के हिसाब से उनका कार्रवाई किया जाए। और अब आइए नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। मगरबी एशिया में कशीदगी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। इसराइल ने जुमे को ईरान के फौजी और जौहरी अड्डों पर हमले कर दिए हैं। दारुल हुकूमत तेहरान समेत कई मकामात को निशाना बनाया गया है। इसराइल ने कहा है कि उसने अपनी मुहिम तेहरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए शुरू की थी। दरअसल ईरान ने तस्दीक की कि इन हमलों में उसके पासदारान इनकलाब के कई आला फौजी कमांडर और जौहरी साइंसदान हलाक हुए हैं, जिनमें ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद हुसैन बाकरी, सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी के कमांडर हुसैन सलामी, खातिमुल अंबिया के कमांडर गुलाम अली राशिद कमांडर शामिल हैं। ये कार्रवाई ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत की गई। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि ईरान ने हमलों के फ़ौरन बाद ही इसराइल की जानिब तकरीबन 100 मुसल्लह ड्रोन फायर किए, जिनमें से ज़्यादातर ड्रोन को उसने रोक दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इसे एक घिनौना जुर्म करार दिया और कहा कि इसराइल को सख्त सज़ा के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि हम कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएंगे। ये फ़ौजी ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे लोग महफूज नहीं हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि इन हमलों में अमरीका का कोई किरदार नहीं है। उन्होंने ईरान को खबरदार किया कि वो ख़ित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना ना बनाए। इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी और फौजी सूरत हाल के पेश नज़र इसराइल में भारतीय सिफारत खाने ने अपने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय सिफारत खाने ने शहरियों को अलर्ट रहने का मशवरा दिया है। नेज़ इसराइली हुक्काम और होम फ्रंट कमांड की तरफ से जारी करदा हिफाजती हिदायत पर मुकम्मल अमल करें। ईरान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय सिफारत खाने ने ईरान में मुक़ीम भारतीय शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय सिफारत खाने ने कहा है कि तमाम भारतीय शहरी और ईरान में भारत निज़ात अफराद से दरख्वास्त की जाती है कि वो चौकस रहें, तमाम गैर ज़रूरी सरगर्मियों से गुरेज करें, सिफारत खाने के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अमल करें और मकामी हुक्काम के मशवरे के मुताबिक हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल करें। इसराइल और ईरान के दरमियान उभरती हुई सूरत हाल पर भारत ने तरफ़ैन से बातचीत और सिफारती ज़राए से मसला हल करने के लिए कहा है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा, हमें ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश है। हम उभरती हुई सूरत हाल बेशुमार जौहरी मकामात पर हमलों से मुतालिक रिपोर्ट्स पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। भारत ने दोनों फरीक़ों पर जोर दिया कि वो किसी भी जारहाना अमल से गुरेज करे, कशीदगी को कम करने और बुनियादी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के मौजूदा ज़राए इस्तेमाल किए जाएँ। हिंदुस्तान के दोनों ममालिक के साथ करीबी और दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं और वो हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। दोनों ममालिक में हमारे सिफारत खाने हिंदुस्तानी बिरादरी के साथ राब्ते में हैं। खित्ते में तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो एहतियात बरतें, महफूज रहें और मकामी हिफाजती मशवरों पर अमल करें। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। बच्चों के